बताए जो 2 सेक्शन 3 मार्क वाले मैंने बताए थे। नंबर 1 क्या था कि यार हमें इक्वेशन से क्या डिराइव करना है, v डिराइव करना है एज अ फंक्शन ऑफ x। उसके बाद फिर हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t लेके आना है ये, फिर उसके बाद v एज अ फंक्शन ऑफ t डिफरेंशिएट करके, और फिर a। ये चीज हमने यहाँ तक देखी थी, तो ये एक डेरिवेशन था जो काफी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद बात की कि y1 अगर एक हमें नेट रिजल्टेंट निकालना है दो SHM को मिला के, तो नेट रिजल्टेंट एक तो अपन फेजर मेथड से निकालते हैं, और एक प्रॉपर मैथमेटिकल या फिर एनालिटिकल मेथड बोल सकते हैं वो होता है। तो ये दोनों तो सबसे मेजर थे, उसके अलावा जो भी थे डिपेंडेंट वो भी सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। चलिए सही यार, ओके आगे देखें। फिर आगे हमें कौन से पॉइंट से कंटिन्यू करना था, एनर्जी से स्टार्ट करना था हमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 5.11 एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। यार बताएं एनर्जी मैंने डिराइव करवाई है या नहीं, एनर्जी याद है? सबसे पहले कौन सी एनर्जी बताई थी? काइनेटिक। काइनेटिक। क्या बताया था कि काइनेटिक डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर से, और वी के दो फॉर्मूले में पता है क्या क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस। और एक हमें और एक क्या पता है, ए ओमेगा वेलोसिटी का एक कॉस और ओमेगा टी। फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी। तो ये दो फॉर्मूले अगर रख दोगे वी का, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा? एनर्जी का। और हमें क्या लिखना होता है, कहाँ पर एनर्जी कैसे मैक्सिमम मिनिमम होती है? तो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि मीन पर काइनेटिक क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद बात आती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया था कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। और एफ को क्या लिखते हैं, के एक्स स्प्रिंग फोर्स। सो स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स डी एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से भी निकालते हैं। अगर डेरिवेशन की बात की जाए तो वर्क डन से एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एनर्जी लिख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझाया कि वेलोसिटी का क्या क्या फॉर्मूला है, और फिर उसे यहाँ पर रखकर हमने काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले गेन किए, एक एज अ फंक्शन एक्स और एक एज अ फंक्शन टी। कोई डाउट क्या किसी को, बताए? नो सर, ओके गुड। फिर क्या है, फिर हमने बताया जैसे मैंने वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, और एफ को के एक्स लिखा, और वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स की दो डिफरेंट, एक हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो ये सारा कुछ आप लोग को लिखा दिया, अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और ये उसके बाद फिर बात क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी। या सो टोटल एनर्जी मतलब दोनों को ऐड किया, तो दोनों के जब एक्स कंपोनेंट को ऐड किया तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये एक फिक्स वैल्यू आ गई। तो यहाँ से ये पता चला कि जो टोटल एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड आ गई यहाँ पर। अगर हम टाइम वाले फंक्शन से देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाती है, और आंसर आ जाता है फिक्स। फिर ये उसका दूसरा वर्जन है, मैंने कहा था ये वाला वर्जन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरत पड़ जाती है। क्या, ओमेगा को हमने क्या लिख दिया, 2 पाई एफ। तो हमारा आंसर था एनर्जी, फुल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और मैंने बताया कि ओमेगा को क्या लिख दिया, 2 पाई एफ। ठीक है, बुक में आपके एफ की जगह क्या यूज किया हुआ है,
देखें एक्सप्रेशन देख के बताए बुक में क्या यूज किया है, एफ के जगह पर एन यूज किया हुआ है। एन भी क्या टर्म सिग्निफाई कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को सिग्निफाई कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम है नहीं उसमें उतना। तो ये थे हमारे पॉइंट्स। फिर है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर एक्स जीरो पर क्या चीज मैक्सिमम है, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम है। और दूसरा है एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा एनर्जीज का। ओके, एक पोजीशन है कहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होती हैं। याद है मैंने फिगर में बताया हुआ था कि अगर इन दोनों का ग्राफ बनाए तो पैराबोलिक ग्राफ आता है। ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल का, और ये काइनेटिक का। यस, गुड। और ये टोटल का। तो ये तीन ग्राफ्स हमारे हैं। तो इन पे देखें कि इक्वल कब होती है पोटेंशियल और काइनेटिक। तो ये देखा था मैंने, बताया था कि इक्वल नहीं होती है, ये a/√2 पर होती है इक्वल। ठीक, एंगुलर पोजीशन 45 डिग्री पर ये दोनों इक्वल होती हैं। साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री पर इक्वल होती है दोनों की। तो ये तीन केसेस हमने देखे थे, क्या, मिनिमम, मैक्सिमम और इक्वल। सो x इज इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0। ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर भी देख लिया था। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मिस्टेक, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहाँ पर मैक्स और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो इस तरीके से तीनों चीजें बता दी थी। तो ये तीनों पॉइंट एनर्जी और एनर्जी की वैल्यूज, ये समझ आया कि नहीं? यस सर। सो 5.11 में सिर्फ यही है कि एनर्जी के फॉर्मूले क्या है और एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर होती है। देखिए ये ग्राफ दिख गया ना सबको, ये ग्राफ बनाया हुआ है, कहाँ पर इक्वल है, a/√2 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो उसमें आइडियल सिंपल पेंडुलम है। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका मास बहुत ही हैवी रहना चाहिए और पॉइंट मास होना चाहिए, और स्ट्रिंग वगैरह इलांगेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रिंग इलांगेट होगी तो फिर वहां पे यंग्स मॉडुलस वाला क्वेश्चन बनने लग जाएगा ना। अगर स्ट्रिंग एरोप इलांगेट हो रही तो एक हम रिजिड इनइलास्टिक स्ट्रिंग होनी चाहिए हमारे पास, मतलब थ्रेड टाइप होना चाहिए। ठीक, और वेट जो है वो बहुत ही पॉइंट मास टाइप रहना चाहिए। तो देखें सिंपल पेंडुलम के बारे में, यहाँ पर सिंपल पेंडुलम आपका बना हुआ है। देखें मैंने प्रूव कराया हुआ है ना यार, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बताएं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रूव कराया है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने इसे कैसे प्रूव कराया था, लीनियर। कैसे, लीनियर। अगर एंगुलर होगा तो एंगुलर भी कर सकते हैं, एंगुलर भी प्रूव कराया है ना। यस सर। ठीक है, सो लीनियर में क्या देखते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स देखते हैं, नेगेटिव ऑफ एक्स। और एंगुलर में क्या देखते हैं, टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। ओके, तो क्या हुआ, मैंने बताया था कि मैंने ये डिस्प्लेसमेंट एक्स लिया हुआ था, तो हमने बोला था कि टी का कंपोनेंट इससे क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। सोचो हम अगर डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रेट वाले को एक्स न माने और इसी डायरेक्शन को बोले, क्या ये आर की क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो इस आर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। सो इंस्टेड ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स रीस्टोरिंग। ये क्या रहेगा, mg sin थीटा। टी बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। ये सबको समझ आया या नहीं? तो जो मैंने डेरिवेशन कराया बोर्ड्स में उतना टफ नहीं है। मैंने लीनियर वाला याद है ना, बताया था अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, याद आ रहा है या नहीं सबको? यस सर। यस सर। हाँ, और एंगुलर में टॉर्क लेते हैं। आपके बुक में सॉल्व किया है लीनियर, लेकिन बहुत ही सिंपल वे लिया हुआ है। लीनियर में लीनियर डिस्टेंस एज्यूम ही नहीं किया है। किसे एक्स माना है, ये जो कर्ड वाली डिस्टेंस है इसी को एक्स।
तो इसका मतलब देखना कि मैंने जो करा है वो अभी ओके है। बुक वाला देख लेते हैं। तो बुक वाला बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या? रीस्टोरिंग फोर्स टी हमारा आया था टी साइन थीटा, बट यहाँ पर टी साइन थीटा नहीं, डायरेक्टली आर्क की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है रीस्टोरिंग? एम जी साइन थीटा। और फॉर स्मॉल थीटा क्या हो जाएगा एंगल? साइन थीटा इज थीटा, और थीटा को क्या लिख सकते हैं? आर्क अपॉन लेंथ। क्लियर ना? सो थीटा आर क्या है? एक्स, और डिस्टेंस कितनी है? एल। तो डायरेक्टली देख रहे हो बुक में आपके, कोई मेहनत ही नहीं की, तुरंत काम बन गया। क्या गया रिजल्टेंट फोर्स? एम जी, और साइन थीटा को लिखा थीटा, और उसके बाद क्या लिखा उसे? एक्स बाई एल। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम जी बाई एल आ गया एज ए के, और कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे। कोई डाउन पॉइंट क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें समझ आया? इसे मैं चलो लिख देता हूँ एम ए। एम क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। और एग्जाम में लिखना है कि कंपेयर किससे कराना है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? रूट जी बाई एल। पता है ये क्लियर हुआ कि नहीं? कितना सिंपली सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला सॉल्व किया है। Yes, sir. ओके, माना यार आफ्टरनून सेशन है, बट कुछ तो थोड़ा बहुत बोलते रहो यार। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशन देख भी सकते हैं कैसे किया हुआ है। सेम एम जी साइन थीटा यूज किया हुआ है, साइन थीटा को थीटा लिखा है और सिर्फ थीटा, और थीटा को आर्क अपॉन रेडियस से ये लिखा, और फिर इसे कंपेयर करा है किससे? एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर करा है, और वहां से फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ध्यान देते रहनी है, बेसिक एजम्पशंस वो माइंड में रखनी है। फिर सेकंड पेंडुलम कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये 5.11 देखे, 5.10 एग्जांपल देखें। ये एग्जांपल रिसेंटली मैंने बताया था, अभी किसी ने तो पूछा था शायद कि 10% इंक्रीज हो रहा है किसमें? सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड में, जब इसकी लेंथ 21% है, तो इनिशियल लेंथ क्या होगी? तो हमें पता है T1 T2 से पहले रेशियो निकाल ले L1 L2 का, उससे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी। और हमें ये पता है कि ये सॉरी ये नहीं बता सकते, एक सेकेंड, ये चीज दिया ही नहीं है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 21 सेंटीमीटर। एक्चुअली 21% नहीं है, कितना है? सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि बिकॉज 10% चेंज करेंगे अगर किसमें? टाइम में, तो लेंथ में कितना परसेंट चेंज आएगा? 21%। और 21% कितना है हमारा? 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो बहुत ही कॉमन पर्सपेक्टिव का फॉर्मूला है। हमने पहले फॉर्मूला लगाया, L1 की वैल्यू निकाली, उसे रख के क्या निकाल दिया? T। सबको एग्जांपल ओके है? Yes, sir. सर ओके। फिर कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस यार ऑलरेडी बताया हुआ है ना। कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम दोनों के टाइम पीरियड को भी बताया हुआ है। हाँ यस। सर। हाँ, तो एक बार देख लेंगे कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी कैसे रहती है, क्या रहता है। जैसे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट, तो हमें पता है कि कांस्टेंट होते हैं। रीजन भी
क्योंकि कोनिकल पेंडुलम में सिर्फ एक ही सर्किल में कांस्टेंट ओमेगा से घुमाते हैं। तो कांस्टेंट ओमेगा होने की वजह से क्या होती है, सारी चीजें सेम। जबकि यहाँ पर अप एंड डाउन हो रहा होता है, इस तरीके से मूव करता है, तो उसका स्पीड भी चेंज होता है और हाइट भी चेंज होता है, तो इसलिए पोटेंशियल और काइनेटिक चेंज होता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। ओके, फिर क्या है, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। बताया रेंगुलर एसएचएम सिखाया या नहीं? क्या आती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, बताए कोई? पहले मेन क्या है, प्रूव कैसे करते हैं एंगुलर एसएचएम? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, माइनस थीटा। ठीक है। और अगर इसे हम अल्फा में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाता है क्या, माइनस सी बाई, पहले यहीं पे लिख लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, और फिर क्या आ जाता है, टॉर्क को लिख देते हैं आई अल्फा, ये आ जाता है क्या, माइनस सी थीटा। तो इसका मतलब अल्फा कितना आ जाता है, माइनस सी बाई आई इंटू थीटा। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, इसे sir. हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल में, डिफरेंशिएशन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो थीटा का डबल डिफरेंशिएशन। सो डी स्क्वायर डी थीटा प्लस सी बाई आई थीटा, ये क्या बन जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब काफी सारी बुक्स में सी की जगह के यूज करता है, तो टेंशन नहीं लेना उसमें। बता, एंगुलर एसएचएम और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आई ना सबको? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई I by C. आई I बाई by सी। C. I by C. गुड गुड, ठीक है। तो चले देखें, मतलब क्या ही है, ये तो सारा समझ आ गया ना कि क्या लिखना होता है, बस ये हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको याद रहेगा? डेफिनेशन भी रीड कर लें कि एंगुलर एसएचएम में क्या बोल सकते हैं, जिसमें टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसी को डेफिनेशन में बना देना विल बी ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो 5.13 क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ओके, एंगुलर एसएचएम का ये पार्ट पढ़ें, मैग्नेटिक वाइब्रेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार, ये गड़बड़ है। ये क्या होता है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज यहाँ से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेट रख देते हैं, तो वो वाइब्रेट करने लगता है। मतलब बेसिकली क्या करने लगता है, ऑसिलेशंस। सर इसका डेरिवेशन ये चैप्टर पे नहीं पढ़ते, हम किस में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में। किस में? मैग्नेटिज्म में। क्यों? क्योंकि हमें टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है, फोर्स का फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या आता है, क्यू वी बी, ये आता है मैग्नेटिक फोर्स। उससे हम निकालते हैं क्या, टॉर्क, ठीक है। फिर चीजों को और रिप्लेस करते हैं और फाइनली टॉर्क का फॉर्मूला ऐसा आता है एम बी साइन थीटा, वेयर वेयर एम उसका होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है क्या, एन आई ए। एन है कि कितने सारे मैग्नेट्स रखे हुए हैं, आई उसमें करंट कितना है, ए उसका एरिया। तो इस तरीके से हम टॉर्क निकालते हैं। तो देखो ना यार, काम की बात सिर्फ क्या है, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल दिख गया, फॉर स्मॉल एंगल थीटा के प्रोपोर्शनल। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, M into V. एम बी। तो टॉर्क की आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई, क्या था आंसर, आई बाई एम बी। ओके, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं प्रेफर करूंगा कि ये यार आप यहाँ पर मत लर्न करो, ठीक है, क्योंकि जो 11th के चैप्टर्स थे मैंने वो सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ये 12th का चैप्टर है, और टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं मैग्नेटिज्म में भी सिखाता हूँ ये ऑसिलेशंस। सो बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, वहां पर मैं बताऊंगा कि देखो एसएचएम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको ये 13.1 रीड करने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं।
जैसे आपकी बुक में एम के जगह, कैपिटल एम की जगह क्या लेटर यूज किया हुआ है? म्यू। म्यू। ठीक है, सो आपके बुक में कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, उसको क्या यूज किया हुआ है? म्यू। ये देखें, लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जबकि हम क्या ले रहे थे? कैपिटल एम। एम। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ सीधे, अरे वाह, डेरिवेशन तो आपके बोर्ड्स के बुक में दिया ही नहीं है, सीधे फॉर्मूले से पिक किया हुआ है। क्या कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू। हाँ, एम बी साइन थीटा, एम को यहाँ पे म्यू लिखा तो म्यू बी साइन थीटा। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल थीटा हट जाएगा, म्यू बी थीटा रहेगा। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व कर दिया। तो ये देखिए सी आ गया क्या? म्यू इंटू बी एम बी, उसके अकॉर्डिंग आ गया टाइम पीरियड। और देखा टाइम पीरियड क्या आ रहा है, दिखा 2.√I/MB। एम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बुक में आपके क्या यूज कर रहा है उसकी जगह? म्यू। तो 2πI/म्यू। आई क्या है? आई क्या है यहाँ पर? करंट। अरे भैया वो एम के फॉर्मूले में करंट है, इस फॉर्मूले में आई करंट है क्या? मोमेंट ऑफ Moment इनर्शिया। of inertia. Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लगता है आफ्टरनून में धूप ज्यादा हो गई, गर्मी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते रहो यार, क्या चल रहा है। एग्जाम्पल देख लेते, फिर एग्जाम्पल कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो कैसे निकालना है वही पॉइंट रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना, ये सारे जो एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड वो हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में करते हैं। तो आप चाहिए तो एक बार रीड कर लो अभी के लिए, और टेंशन मत लेना, नेक्स्ट ईयर जब हम मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा देते हैं तब वहां पर सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट यस क्या सर। है? नेक्स्ट क्या अपनी हेडिंग? डैम्प्ड ऑसिलेशन। या डैम्प्ड ऑसिलेशन तो सिखाया है ना, क्या बताया है कि अगर एक बॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट किया तो ये ऑसिलेट करेगा, बट अगर इस बॉक्स को या इससे कनेक्टेड किसी सेटअप को एक लिक्विड में रखा और जो कि क्या फोर्सेस लगा रहा होगा? विस्कस फोर्सेस अगर लगा रहा होगा तो इसकी स्पीड, इसका एम्पलीट्यूड क्या होने लगेगा? कम होगा। कम होने लगेगा, स्लो डाउन। तो मैंने क्या बताया था कि यार तब के केस में कोई तरीका नहीं है उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। सीधा हमें क्या याद रखना है? आंसर। कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी डैम्पिंग की? Is correct by theta square. प्लस B by m into बी बाई एम डी x by dt बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी plus प्लस k by m के बाई एम into के बाई x एम equal तो to इसका सोल्यूशन ये आता है कि x इज इक्वल टू क्या आता है? ए cos साइन ओमेगा टी प्लस या कुछ भी a sin ओमेगा t प्लस फाई। और काम की बात ये है कि ये वेरिएबल होता है, ये ओमेगा अलग होता है, ओमेगा नॉट नहीं होता। ये क्या आता है? फंक्शन e टू द पावर a नॉट minus इनिशियल। ए नॉट ई पावर माइनस बी बाई minus टू b एम। by 2m into t वेरी गुड यार, ये याद रहना चाहिए। और फिर ओमेगा क्या आ जाता है? ओमेगा डैश बोल सकता हूँ, वो क्या आ जाता है? root omega naught square minus b by 2m square. वेरी गुड, b बाई टू एम का स्क्वायर या जस्ट b बाई टू एम? बी बाई टू एम का Square. स्क्वायर। ठीक है, वेयर ओमेगा नॉट क्या है? नेचुरल Natural फ्रीक्वेंसी frequency. के बाई रूट रूट के बाई एम। तो यार सही है, सब तो याद है आपको। चलो देख लेते हैं इसमें कुछ अच्छा दिया है क्या। तो कुछ नहीं दिया है। जो स्टोरी समझाई थी मैंने कि डैम्पिंग क्यों होती है, थोड़ा सा याद कर लो। याद है या नहीं ऐसा? ऑसिलेशंस में डैम्पिंग याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो ये देखें यहाँ पर हमने डैम्पिंग का पूरा अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया हुआ था। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में डैम्पिंग होता क्या है, क्यों होता है, रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की। फिर बताया कि वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है और उससे माइनस बीवी टाइप पे लिख सकते हैं। फिर उसको इक्वेशन में लिखा और क्या लिख दिया हमने? फाइनल क्वाड्रेटिक, सॉरी, इसकी जो इक्वेशन है एसएचएम की, वो हमने यहाँ पर लिखी। तो फिर से यहाँ पर आते हैं, देखें तो पहले यही है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
फिर हमने किनके बारे में बताई, डैम्पिंग फोर्सेस के बारे में बताई जो कि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, और उन्हें रख दिया इक्वेशन में। समझ आ रहा है ये पूरा? तो ये बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी एसएचएम इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या बताया कि उसका जो सोल्यूशन आएगा एम्पलीट्यूड आएगा, वो एम्पलीट्यूड कैसा दिखेगा, इस तरीके का, a e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी। ठीक, और ये जो ओमेगा डैश है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये दिखेगी कुछ ऐसी। बताओ यार किसी को कोई डाउट क्या ये समझने में? ये दो चीजें लर्न करने में किसी को कोई डाउट क्या, एम्पलीट्यूड लर्न करने में और फ्रीक्वेंसी? और ये ग्राफ भी मैंने बनाया हुआ है, समझाया है कि यूजुअली ऑसिलेशंस पूरे ऐसे रहते हैं, बट अगर डिके हो रहे हैं तो धीरे धीरे फिर वो फेड होते जाएंगे, उनका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इस तरीके से। पता है, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. सर यस सर। ओके, तो ये दोनों लर्न करो, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एग्जाम बोर्ड्स हो, जेई हो, नीट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सीटी है, सब में ही ये आएगा ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड। याद है फोर्स्ड ऑसिलेशन मैंने बताया था, फोर्स्ड ऑसिलेशन को क्या नेम दिया था हमने, एक और नेम दिया था फोर्स्ड ऑसिलेशन को, Driven oscillation. ड्रिवन ऑसिलेशन। वेरी गुड। तो पहले देख लेते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब ये है कि जहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में अपन रेजिस्टिव फोर्सेस को काउंट नहीं करते, फ्रिक्शन वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री ऑसिलेशन। डन ना? और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, जहां पर हम एक फोर्स लगाएंगे। तो ये याद है थ्रेड वाला एग्जांपल बताया था, एक पेंडुलम पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए उसे क्या बोला, ड्रिवन पेंडुलम। इस पे फोर्स लगाएंगे तो फिर ये फोर्स थ्रू द रोप्स तीनों को मिल जाएगा। याद आ रहा है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, उसमें से भी फिर हमने ऑब्जर्व क्या किया था कि यूजुअली तो एनर्जी डिसिपिएट होती रहनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इन सब का जो एम्पलीट्यूड है ए से क्या होना चाहिए, Come. कम। बट एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना देखने को मिलती है कि एक पेंडुलम जो बिल्कुल इसके बराबर है, सिमिलर है, वहां क्या देखने को मिलता है, मैक्स होती है उसमें। Maximum. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर? तो रेजोनेंस कंडीशन पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आने के लिए हमें फोर्स ड्रिवन की इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो यार मुझे लगता है बोर्ड्स में लिखी नहीं है फोर्स ड्रिवन की इक्वेशन। हाँ नहीं है, फोर्स ड्रिवन की इक्वेशन लिखी क्या, नहीं लिखी, बट हमें डायरेक्टली पता रहता है। बताओ यार फोर्स ड्रिवन में एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या आती है? Not upon m into omega square minus omega square plus v into omega d ओके square. ठीक है। हाँ, ये m को नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड में इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाता है, अगर हमें a मैक्स चाहिए तो वो होता है कब, व्हेन ओमेगा डी जो ड्रिवन है वो किसके बराबर लग जाए, ओमेगा नॉट के बराबर लग जाए। तो क्या आता है एम्पलीट्यूड का आंसर, एफ नॉट एम बी इंटू ओमेगा डी। क्लियर? यार बताइए, समझ आया? यस सर। यस। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है जब ये दोनों इक्वल होती हैं, तब क्या होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। आपके में फॉर्मूला बोर्ड्स में नहीं है तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रेजोनेंस वाला एग्जांपल याद रखना है। याद रहेगा सबको? हाँ सर। तो फ्री ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन याद रहेगा ना? समझ आया ना सबको? ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यार ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर लोगे ना, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन चले रीड करते हैं, देखें किस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सुनते हैं। ठीक है, चले अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करते जाना यार, मतलब
थोड़ा सा पॉजिटिव देखें। फर्स्ट है डिफाइन लीनियर एसएचएम। चलो बताना स्टार्ट कर देते हैं। आदित्य भोसले बताओ यार, क्या लिखेंगे डिफाइन लीनियर एसएचएम में? 1 मार्क का है। बोलना तुरंत है। सर एक मिनट, क्या भाई बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हो क्या? आयुष आप बताओ, आयुष बेनडे। आयुष बेनडे अरे यार गोली नहीं मार दूंगा यार मैं यहाँ से। वांटेड मूवी नहीं चल रहा है। कुछ बोलना यार, मतलब ऐसा थोड़े ना है कि तुम्हें नहीं आता है। नहीं है तो आप बोल लो कि ठीक है सर, मतलब कुछ तो रैंडम सा बोलो। अनुष्का, अनुष्का बताएं। Sir, can I try? हाँ श्रीजीत, गो अहेड। It is a type of oscillatory motion in which restoring force is directly proportional to displacement. एंड एक और चीज, दो Opposite चीजें याद direction. रखनी। And Two and opposite two in marks. direction. अपोजिट डायरेक्शन 1 मार्क। ये जो महान लोग बोलते नहीं है ना यार, मतलब मत ज्वाइन हुआ करो तुम लोग, मतलब मत ज्वाइन हुआ करो यार। नेक्स्ट नंबर 2, using differential equation of a linear SHM obtain the expression for a velocity of SHM and acceleration in SHM। क्लियर है? ये वो 3 मार्क वाला क्वेश्चन है। हाँ याद सर। है सबको? प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। obtain the expression for period of a simple pendulum। याद है? सिर्फ क्या करना है? रिस्टोरिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला कितना है mg? Sin sin theta. और sin थीटा में sin थीटा को स्मॉल करके सिर्फ थीटा, और उसे क्या लिखेंगे? r का अपॉन रेडियस मतलब x अपॉन l। X upon L. और f को लिखा है ma, तो mm कैंसिल और a इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस g बाई l और x। कंपेयर किए, तुरंत आंसर आ गया, तुरंत 2 मार्क मिल गए। और हाँ, फिगर बनाना मस्ट है यार, वरना पता कैसे चलेगा कि mg sin थीटा लग रहा है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि फिगर भी बनाते रहना है। इस तरीके का बनाना है। ये mg है, तुरंत कंपोनेंट किए, ठीक है। सो ये अपना हो गया mg sin थीटा और ये अपना हो गया mg cos थीटा। ठीक है। स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। बताएं, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब क्या होगा? क्या पूछा हुआ है बताएं? बताएं यार, कोई खुद से बोल दे For यार। small amplitude, it is an SHM. ओके ओके, Time period is proportional to root L. हाँ मतलब लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब ये बताना है, उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है बस आपको। क्लियर? ओके, सो ये बताना है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सो लॉज मतलब बताना है कि किस पे डिपेंड करता है? एल पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता? एम पे डिपेंड नहीं Amplitude. करता। और एल जो लेते हैं वो एल इफेक्टिव लेते हैं, सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। दीज आर कॉल्ड लॉज। समझ आया या नहीं? लॉज मतलब क्या लिखना है? लॉज मतलब उसको फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे वर्क करता है। हाँ सर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर prove that under certain condition a magnet vibrating in uniform magnetic field performs SHM। तो वो बताया हमने कि टॉर्क का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो, साइन थीटा को इक्वल कर दो। टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा? एम बी साइन थीटा, जिसे बुक में आपके म्यू लिख रहा है, तो मैंने म्यू बी साइन थीटा लिख दिया, और थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा तो म्यू बी आ जाएगा। और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं?
अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू बी बाय आई, ओके, इनटू थीटा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई ओमेगा आई बाई म्यू बी। क्लियर है सबको, ये टाइम पीरियड निकालना है इसका। समझा? हाँ, तो यार देखो यार, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ बताया कि जो कुछ भी मैंने सिखाया वो सब कुछ बोर्ड्स में है, सिर्फ एक सेक्शन नहीं है क्या, जो हम कॉम्प्लेक्स टाइम पीरियड देखते हैं, याद है, बाकी सारे लेक्चर्स इंक्लूडेड है इसमें। सिर्फ कौन सा नहीं है, जो हमने लास्ट के 3-4 लेक्चर्स देखे हैं क्या निकालने के लिए, टाइम पीरियड, डिफरेंट स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम का। तो हमने बहुत सारे स्प्रिंग और बहुत सारे सिंपल पेंडुलम और बहुत सारे फिजिकल पेंडुलम, इन तीनों के बहुत सारे टाइम पीरियड देखे हैं, वो सब नहीं है, बाकी पूरा जो सेटअप है वो सारे क्वेश्चंस है। So that a linear SHM is the projection of UCM along any of its diameter. दिखा देंगे, समझाया हुआ था मैंने लेक्चर में, 4th लेक्चर में ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर ये पार्टिकल आगे जा रहा है तो जब मैं इसके प्रोजेक्शन देखता हूँ, प्रोजेक्शन मतलब जब वो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो क्या आते हैं, अगर रेडियस आर है तो आर साइन थीटा आएंगे ना बार बार, तो इसका मतलब आर, इसका वाई डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, आर साइन थीटा के। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये SHM की इक्वेशन है, ये हम दिखा सकते हैं। और एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, कॉस, ठीक है। तो दोनों ये फिगर मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो यार, पर्पस ये है, सिर्फ आप एक बार रीड कर ले, सारे क्वेश्चंस रीड कर ले, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में, थ्योरी कम है और क्या ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स है। आप चाहिए तो ये सारे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर ले, लिख कर बोर्ड्स में कैसे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, तो आपको पूरा सॉल्व करके आना है, मतलब 2 पाई रूट 3/8 आंसर आया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, पूरा फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, 2 पाई में इनटू करके ये √3 और ये क्या हुआ 2√2, सो √3 और √2 की वैल्यू रखो, 2 का 2, पाई की वैल्यू रखो 3.14, 1.73, 1.41, ये सब पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा। समझ आ रहे हो? तो ये थोड़ी सी एक हेक्टिक होता है, बट आप समझ जाएंगे क्या आइडिया क्या है। आप आंसर्स देखो ना, समझ आ गया ना क्या करना है, पूरी वैल्यू रखनी है, दिख रहा है? यार पॉइंट समझ आया ना? हाँ। और एक और प्रॉब्लम क्या है पता है, एक और प्रॉब्लम है ये कि बोर्ड्स की बुक में आपको एंगल की वैल्यू दे देता है ऐसे कि ये एंगल आएगा, जबकि हमें पता है कि हमें अप्रोक्सीमेट करना है। बोर्ड्स में लॉग टेबल अलाउड होती है, तो इसलिए आप लॉग टेबल में से देख के बता सकते हैं, ठीक। बट हमें पता है कि हमारा गेस अप्रोक्सीमेट तुरंत लग जाता है। अगर कहीं पे भी 1054 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या लगता है, नियर अबाउट कितनी आनी चाहिए। सो हमें क्लोजेस्ट वैल्यू पता है 10 की, क्या पता है कौन सी क्लोजेस्ट वैल्यू है, 153। हाँ 53 पता है। 53 कितनी होती है, 4/3। 4/3, 1.33। सो 54 की वैल्यू हार्डली 1.35 आएगी, ये बहुत मैक्स है 1.4। तो आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या रहेगा। क्लियर? Yes, sir. वो चीजें टेंशन नहीं लेनी है, चाहिए तो बोर्ड्स के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस हैं वो मैं मंडे एंड ट्यूसडे डिस्कस करूंगा सेपरेट, ठीक है। सो कैसे डिस्कस करूंगा, मतलब सेपरेट प्रैक्टिस सेशन में, ओके। और अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे से। न्यू टॉपिक कौन सा है, वेव, लास्ट टॉपिक है हमारा वेव मोशन, ओके। Yes, sir. चलो ठीक है यार, फिर मतलब काफी आज के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करें। और हाँ, एक और चैप्टर था बीच में रह गया था, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स था चैप्टर नंबर 4, तो वो भी एक बार आप लोग रीड कर लो यार, संडे का अच्छे से यूटिलाइज करो। चैप्टर 4 बोर्ड्स के लिए रीड कर लो एक बार 4, और अंडरलाइन कर लो सारी चीजें, और चैप्टर 5 ऑसिलेशंस ये भी कर लो, ठीक है।
Okay then. Okay. Bye bye everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. Bye bye. Bye bye all of you. Bye.